प्राइवेट सेक्टर का एक बहुत अच्छा बैंक यस बैंक जो कि काफी अच्छे रेट्स पर मिल रहा है। मैं आपको इसमें चीजें बताता हूँ कि क्यों ये बैंक बढ़ सकता है, क्यों क्या रीजन बन के आएंगे जो कि ये बैंक आगे जाके फ्यूचर में काफी अच्छा आउट परफॉर्म करेगा और बहुत अच्छे तरीके से इसके टारगेट आने वाले हैं, बहुत बड़े टारगेट बन सकते हैं इस बैंक में। हम सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कैसे। अभी अगर आप स्टॉक मार्केट में इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन देखेंगे तो ये यस बैंक ओनली और ओनली 45,000 867 के मार्केट कैप पे चल रहा है। ये स्टॉक पहले भी 1 लाख 1.5 लाख करोड़ की मार्केट कैप के पहले ऊपर चल रहा था जब राणा कपूर जी का इंसिडेंट हुआ। अब देखते हैं एक बार कि क्या क्या चीजें इसको बढ़ा सकती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसमें यहाँ पे इसमें चेक करवाता हूँ कि इसके एनपीए जो है, एनपीए अगर आप चेक करेंगे तो इसके एनपीए काफी अच्छे तरीके से रिड्यूस हुए हैं। 0.8% ही एनपीए इसमें बच के आ गया, काफी बड़ा इसका एनपीए था जो कि हम आगे अभी चेक करेंगे। इसमें मॉर्गेज की फैसिलिटी पहले ये जो बड़े एचएनआई थे उनको फाइनेंस करता था, लेकिन आज की डेट में इसका रिटेल बुक देखेंगे आप, इसकी रिटेल बुक काफी अच्छे से इंप्रूव हो रही है। 33% का मॉर्गेज लोन है। ऑटो लोन की बात करेंगे तो 18% है। कंज्यूमर लोन की बात करेंगे तो 23%। कमर्शियल लोन जो पहले हुआ करते थे वो सारे लोन इसमें आकर के शिफ्ट हो चुके हैं। तो ये एक बहुत बढ़िया यहाँ पे पॉइंट निकल के आया सबसे पहला, कि इसमें काफी अच्छी रिस्ट्रक्चरिंग हो चुकी है जो कि इसे आगे बढ़ने में हेल्प करेगी। इसका कासा भी देखेंगे तो काफी अच्छा कासा इसमें दिखने में आ रहा है। यहाँ पे एक चीज और हम आपको दिखाते हैं कि रेवेन्यू ब्रेकअप्स अगर आप इसके चेक करेंगे तो रेवेन्यू ब्रेकअप्स में भी बिलिंग में भी काफी अच्छा 2% का, क्रेडिट में भी काफी अच्छा दिखा रहा है, लोन्स में भी काफी अच्छा दिखा रहा है। तो यहाँ पे एडवांस लोन्स भी काफी अच्छे हैं। आ जाते हैं बैलेंस शीट पे कि क्यों ये स्टॉक आगे बढ़ना चाहिए और क्या फैक्टर्स रहेंगे जो स्टॉक को आगे बढ़ाएंगे। बैंकिंग सेक्टर के लिए सबसे बड़ी चीज होती है एनपीए। अगर आप एनपीए की बात करेंगे तो ये यहाँ पे देखिए इसका जो एनपीए निकल के आ रहा है, ये ग्रॉस एनपीए जो इसका 16.90 का था, वो कब था ये 2020 में था। आज की डेट में ये सारे एनपीए जितने भी नॉन परफॉर्मिंग असेट थे वो आज की डेट में सिर्फ और सिर्फ 2% बन के रह गए। लास्ट ईयर जो था वो 13.4 था, उसके बाद 12.9 हुआ, फिर 2.02 हुआ, फिर 2.2 भी हुआ, एंड राइट नाउ इट इज ट्रेडिंग एट ओनली 2.00%। तो काफी अच्छी चीज होती है अगर ग्रॉस एनपीए कम होता है तो बैंकिंग स्टॉक्स में। एनपीए एक बार टैली करेंगे कि हम इसमें नेट नेट एनपीए कितना था। तो टोटल जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट थी इस बैंक की वो पहले 4.71 थी, आज की डेट में सिर्फ और सिर्फ इसमें 0.9 रह गई। आप देख सकते हैं कितने बहुत ही बढ़िया तरीके से उसको उन्होंने मैनेज करा। एक बार यहाँ पे काफी सिचुएशन बुरी सी दिखने लगी थी। ये देखिए तीन जो थे, ये मार्च 21, जून 21 और सितंबर 21 का जो साल था वो काफी इसमें मुझे उतना कुछ ठीक नहीं लग रहा, लेकिन उसके बाद ओ माय गॉड बहुत बढ़िया तरीके से इन्होंने यहाँ पे डिक्रीज करा। तो ये फैक्टर इसको ले जाने में हेल्प करेंगे। दूसरा अब एक फैक्टर निकल के आ रहा है, इसकी बैलेंस शीट को हम टैली करते हैं तो उसके रेवेन्यूज को हम चेक करते हैं कि रेवेन्यूज कैसे हैं। रेवेन्यूज जो पहले जो इसमें जो इशू हुआ था राणा कपूर जी का यहाँ पे 2019 में, उसके बाद में ये जो 2 साल थे ये काफी बेकार रहे इस बैंक के लिए। आप देख सकते हैं इवन 2022 was the very worst for this bank. This gave us minus 16,433 crore rupees of loss, and right now it is giving us the profit of 837 crore, which is not very good, but it's a good for this type of bank जिसने ऑलरेडी एक ट्रैक से उतरने का काम करा था, जो कि ट्रैक पे वापस आ चुका है। तो अब आ चुका है तो डेफिनेटली इसके स्टॉक को भी ट्रैक पे आना पड़ेगा, स्टॉक डेफिनेटली इंक्रीज करेगा। और एक चीज हम यहाँ पे चेक करते हैं कि उसके बाद में जब क्या हुआ कि -400 करोड़ का लॉस पोस्ट करा इसने 22 के बाद में, यहाँ से मार्च 22 के बाद में। अब ये जो फिगर यहाँ से निकलेगी ये 2 साल, इस पे काफी अच्छे से हमें देखना पड़ेगा कि ये देखिए ये यहाँ पे 400 करोड़ का प्रॉफिट था अदर इनकम का, फिर 4100 का था, फिर 47 का था। डेप्रिसिएशन यहाँ पे 0 रखा हुआ है इन्होंने, लेकिन यहाँ पे तब भी पूरा इन्होंने टैक्स को पेमेंट करा, कोई टैक्स इन्होंने चोरी नहीं करा है, किसी प्रकार का टैक्स का इसमें हेर-फेर नहीं किया गया है। तो यहाँ पे एजुकेशन पर्पज से ही आपको सारी चीजें बताई जा रही हैं, लेकिन तब भी आप यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखिए तो काफी अच्छा, यहाँ पे टैक्स देने के पहले भी काफी अच्छे प्रॉफिट्स यहाँ पे दिख रहे हैं। 1400 करोड़ का प्रॉफिट था, फिर 981 करोड़ का था, और अभी ट्रेलिंग 12 मंथ का जो दिखा रहा है वो अभी ये यहाँ पे ये अपडेट होगा एक्चुअल में, क्योंकि ये जो प्रॉफिट है वो जाएंगे इसी 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 क्वार्टर के रिजल्ट में। तो 1100 करोड़ का 1141
14 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पे दिखा रहा है, ईपीएस भी बढ़ती जा रही है, ये बहुत अच्छी चीज है। अच्छा, इसमें एक चीज और है, मैं आपको बताता हूँ, फ्री की रेवड़ियां बांटना, इसमें बिल्कुल ये वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन बंद हो चुकी है। ये डिविडेंड जो होता है, ये एक्चुअली में मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत अच्छी चीज होती है। डिविडेंड तो तभी बांटते हैं जब कंपनी ने खुद कुछ नहीं करना नहीं होता है, लेकिन अब इन्हें कुछ ना कुछ जीवन में करके दिखाना है, इन्हें बैंक में कुछ करके दिखाना है, तो इसके डिविडेंड पे आउट इसमें इन्होंने बंद कर दिया है। तो मैं, मेरे जैसे इन्वेस्टर के लिए और आपके, हम लोग के लिए तो डिविडेंड काफी अच्छा पॉइंट होता है इसको कंसिडर करने का, क्योंकि डिविडेंड पे नहीं कर रहा है मतलब सारा का सारा पैसा बैंक के अंदर है, बैंक के अंदर है, पैसा रोटेट होगा, रोटेट होकर के वो अपने ही पास आएगा, जो कि फर्दर में यहाँ आगे जो इसके रेवेन्यूज दिखेंगे, यहीं पे इंक्रीमेंट आएगा सीधे सीधे, क्योंकि जब डिविडेंड पे आउट नहीं कर रहे हैं तो आगे पैसे को इन लोग इंटरेस्ट पे देंगे, इंटरेस्ट पे देंगे तो फाइनेंस पे देंगे, फाइनेंस से पैसे आएगा, अदर इनकम आएगी, बैंक आगे बढ़ेगा, ये उसका रीजन होता है। तो ये भी काफी अच्छा रिजर्व में चेक करता हूँ मैं, रिजर्व को बहुत बढ़िया तरीके से इन्होंने एलिवेट करा हुआ है, बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने रिजर्व बढ़ाया है। 5400 का रिजर्व पहले था, फिर 6700 का हुआ, 11,000, 13,000, 21,000 प्लस, फिर 25,000 प्लस, 26,100 प्लस, 26,000, 26,000 प्लस, 19,000 प्लस, 28,000 प्लस, 28,000 प्लस, और अभी यहाँ पे 34,000 प्लस, 34,000 प्लस का यहाँ पे रिजर्व इसके पास में रखा हुआ है ऑलरेडी बैंक के पास में। बोरोइंग्स देखा जाए, देखेंगे तो उसके कंपैरेटिवली उतना नहीं है। यहाँ पे आपको दिखाता हूँ पहले जो बोरोइंग्स थी इनकी, ये देखिए, ये बोरोइंग जो जो निकल के आ रही थी वो लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म भी वो यहाँ पे लॉन्ग टर्म थी। ये सारी की सारी शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है, जो कि इन्हें साल 2 साल के अंदर में पेमेंट करनी पड़ेगी, तो ये भी काफी अच्छी चीज है। ये बहुत बड़ा फैक्टर है इस बैंक को आगे लीड करवाने के लिए। सीडब्ल्यूआईपी में जो मार्केट में लगे हुए पैसे हैं, जो इनका फोर्स लगा हुआ है, जो इनकी वर्क फोर्स लगी हुई है, कितना पैसा इन्होंने मार्केटिंग वगैरह सारी चीजों में, मार्केटिंग में ऑलरेडी लगा के रखा है, जिसका आउटपुट बन के आएगा। तो हाईएस्ट एवर यहाँ पे आप चेक करिएगा 1120, और ये तो बहुत छोटी छोटी फिगर 51,000, ये नियर अबाउट टू 300 है, करोड़ है, नियर अबाउट 300 करोड़ है, 63 करोड़। यहाँ पे नियर अबाउट फिर से की 300 करोड़ है, 296 का बता रहा है यहाँ पे। तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इसको बढ़ाने के लिए। अब सबसे मेन पॉइंट आ जाता है यहाँ पे शेयर होल्डिंग। शेयर होल्डिंग से बड़ा कोई यहाँ पे सिग्नेचर नहीं होता है, कोई सिंबल नहीं होता है। अगर आप इसका ईयरली में आपको चेक करो, जितने भी डीआईज हैं, जितने भी म्यूचुअल फंड की कंपनी है, आप यहाँ पे देखिए कि उन्होंने पहले 23 रखा, 24 रखा जब राणा कपूर जी ऑलरेडी थे, फिर उन्होंने क्या करा कि 20 करा, 69 करा, अब यहाँ पे फिर 46 करा, फिर 44 करा, फिर यहाँ पे 37 करा। तो यहाँ पे जो डीआईएस की होल्डिंग थी, ये एक्चुअली में इसमें स्टेट बैंक ने इसको आके संभाला। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ कि स्टेट बैंक तो ऑलरेडी यहाँ पे जंप करके चला गया, लेकिन उन्होंने जो पहले वो उसको जो पब्लिक थी उसको पास ऑन करी। ठीक है, यहाँ पे उसी समय पे आप देखिएगा, यहाँ पे जब 44 था तो यहाँ पे 45 था, लेकिन अब जो पब्लिक के पास से सारा माल निकाल करके इन लोग अपने पास लेकर के शिफ्ट कर रहे हैं। इन्होंने क्या करा कि अब यहाँ पे देखिए, ये देखिए, पहले 37 डाला, फिर उन्होंने यहाँ पे 40 कर लिया। मतलब यहाँ पे म्यूचुअल फंड की सारी कंपनियों को लगता है ये स्टॉक डेफिनेटली बढ़ेगा। अब इसको एक्सेप्शनल इससे कंपेयर मत कीजिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एसबीआई ने संभाला। अगर आप इस ट्रैक को इसको इसको छोड़ के रख देंगे तो फिर देखिए उसके अकॉर्डिंग में काफी अच्छा, यहाँ पे 37% की पहले डीआई के पास थी, अब 40% है, तो ये भी एक काफी अच्छा सिग्नेचर है। एफआईएस की बात करते तो एफआईएस ने जब इसको को बैंक में पहले बचाने में तो कोई साथ नहीं दिया, लेकिन आप यहाँ पे देखिए कि धीरे धीरे मतलब प्रॉफिट देने के लिए जब बैंक ठीक हो गया तो सारे लोग आ गए। अब यहाँ पे देखिए आप 46% का पहले था, 42 का था, ये यहाँ पे देखते हैं हम सबसे पहले। ठीक है, 40% की यहाँ पे एफआईएस की हिस्सेदारी थी। अब उन्होंने यहाँ पे जब ये जो भी इशू हुआ इन लोग का, मैं नहीं बोलना चाहूंगा कुछ गलत वर्ड में, जो भी इनका इशू हुआ, तो उसके बाद में यहाँ पे सारे एफआईएस बेच बाज के इसको चले गए, रफा दफा कर दिया इन्होंने, स्टॉक को डंप कर दिया डीआई के पास में। अब उसके बाद में क्या हुआ कि स्टॉक में देखिए आप 13 आया, फिर 10 आया परसेंट एफआईएस के पास में। अब एफआईएस ने क्या करा, इन्होंने देखिए बहुत चालाकी से सारा माल यहाँ से बाहर से खींच करके ये पब्लिक के पास से माल उठा करके 23% एफआईआई आ गई। फिर यहाँ पे देखिए 23.39 की एफआईआई आ गई। तो यही तो फैक्टर होते हैं जो कि स्टॉक को ऊपर लेके जाते हैं। अब ऐसे में स्टॉक ऊपर नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा, आप कुछ सोच के बताइए। आ जाते हैं चार्ट पे। चार्ट पे हम देखते हैं यहाँ पे बहुत बढ़िया तरीके से, यहाँ पे पहले जो पहले फॉल आया था, ये राणा कपूर जी के समय में आया था यहाँ पे। उसके बाद में स्टॉक नीचे गया, नीचे जाके फिर दोबारा बाउंस बैक करा, बाउंस बैक करके फिर ऊपर आया। अब अभी देखते हैं यहाँ पे कि क्या हो क्या रहा है इस स्टॉक में। बहुत बढ़िया यहाँ पे चार्ट पैटर्न फॉर्म हो रहा है, क्योंकि कप एंड हैंडल पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा है। पहले तो उसका एक ये यहाँ पे एक लेवल निकल के आया, फिर एक लेवल यहाँ पे निकल के आया।
ठीक है। अब ये जो लेवल था ये 2021 का था, ये लेवल 2023 का था। इसने ये स्टॉक ने यहाँ से बेस बना करके बहुत ही शार्पली ये स्टॉक पहले यहाँ से नीचे से ऊपर गया और फिर बहुत ही शार्प तरीके से ये देखिए इसको नीचे नीचे लाया गया, स्टॉक नीचे आया, सभी ने इसमें ये राउंडिंग पैटर्न में पूरा पूरा इस स्टॉक में बहुत ही अच्छे तरीके से ऊपर जाने लगा। फिर क्या हुआ कि जब ये गिरावट आई अभी लास्ट जो एक से एक साल के अंदर में, उसमें ये स्टॉक नीचे आया, तो स्टॉक नीचे आने के बाद से इसने हैंडल की फॉर्मेशन स्टार्ट कर दी। तो पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने कप की फॉर्मेशन बनाई, अब यहाँ पे हैंडल बनाया, दोबारा से ये हैंडल अगर यहाँ से बनता है तो ये हैंडल को कभी ऐसा बनना चाहिए या फिर कुछ दिनों में ये स्टॉक यहाँ कहीं पे रेंज बाउंड होगा। उसके बाद में क्या होगा कि दोबारा ये स्टॉक को ब्रेकआउट पे आना चाहिए, क्योंकि यहाँ कहीं पे इसका टारगेट बन के आना चाहिए। एक बार टारगेट कैलकुलेट करते हैं नीचे की डेप्थ से कितना टारगेट बन के आ सकता है, तो इसकी जो डेप्थ रहेगी वही इसका टारगेट बनता है, क्योंकि ये फॉर्मेशन ऑफ कप विथ हैंडल पैटर्न है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि ये जो इसका यहाँ का जो डेप्थ बन के आता है यही ऊपर जाकर के टारगेट बनता है। तो इसका टारगेट एक ये देखिए, इसको मैंने यहाँ पे लाके प्रोजेक्ट करा और ये इसका टारगेट बन के आ रहा है। ये देखिए यहाँ से मैं एक लाइन लेकर के उसको मेंशन कर देता हूँ कितना आ रहा है, 30 रुपीज एंड 75 पैसा आ रहा है, जो कि टारगेट रहेगा अगर इसको बाय करते हैं। अगर कोई भी एजुकेशन पर्पस के लिए या फिर इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आज की डेट में इसमें बाय करता है, क्योंकि आज की डेट में तो स्टॉक नीचे चल रहा था, यहाँ से हम इसको नीचे लेके आते हैं, तो यहाँ से आज की डेट से अगर करंटली गेंस निकालते तो 91% का इसमें गेंस निकल के आता है। ये देखिए आप यहाँ पे मैं इसको शो कर दे रहा हूँ, 91% का इसमें गेंस यहाँ पे निकल के आ रहा है। स्टॉक का टारगेट जो आ रहा है 30 रुपीज। डेफिनेटली ये एक मल्टी बैगर स्टॉक है, इसमें रुकना चाहिए और इसको बढ़ने का टाइम देना चाहिए। थैंक यू।